साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज राष्ट्रपति के संदर्भ में उसकी शक्तियों को लेकर और चर्चा करते हैं। अब तक अपन ने पिछली क्लासों के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को लेकर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को लेकर चर्चा कर ली है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत एक बिंदु और रहता है उसके अध्यादेश की शक्ति को लेकर। उसके बाद अपन राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को लेकर, उसकी कूटनीतिक शक्तियों को लेकर और उसकी वित्तीय शक्तियों को लेकर चर्चा करेंगे और फिर अपना टॉपिक रह जाएगा आपातकालीन शक्तियाँ। तो देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर अब इसके अंतर्गत कल अपन चर्चा कर रहे थे विधायी शक्तियों के अंतर्गत। विधायी शक्तियों के अंदर एक शक्ति रह जाती है, ध्यान रखना, जब बात विधायी शक्तियों की होती है उसके अंदर एक रह जाती है अनुच्छेद 123। और अनुच्छेद 23 किसके संदर्भ में है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में वर्णित है। क्लियर? अध्यादेश होता क्या है जरा देखिएगा। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है। अब संसद के सत्र नहीं चलने से क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो दोस्तों, सत्र जब चलता है तो सत्र के अंतर्गत एक सत्र होता है वो लगभग 2, 2.5 महीने 3 महीने तक चलता है अधिकतम। ठीक है, उस सत्र के अंतर्गत समय समय पर बैठ के आयोजित होती है, रोज़ की रोज़ उसके अंदर नए नए मुद्दे उठते हैं, कानून बनते हैं, नीति निर्माण होती है। यानी सारा जो लेजिस्लेटिव काम है, लीगल काम है, जो भी कानून बनाने से संबंधित, नीति निर्माण से संबंधित, वो सारा का सारा एक सत्र के अंतर्गत होता है। लेकिन मान लो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। क्लियर? 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। यदि उन 6 महीनों की अवधि के भीतर देश को किसी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता आ पड़ी है, देश को कानून की ज़रूरत है लेकिन संसद का सत्र जो कि है वर्तमान में चल नहीं रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति एक ऑर्डर जारी करता है, एक अध्यादेश जारी करता है, जिसके चलते वो जो कानून आपको चाहिए वो तुरंत प्रभाव से इस अध्यादेश के रूप में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। क्लियर हो गई? अध्यादेश आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए कि जब देश में संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति, या उस समय अगर भारत में किसी कानून की आवश्यकता हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है और उस अध्यादेश के रूप में वो कानून पूरे देश में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ये तो रही अध्यादेश को समझने को लेकर। इसके अलावा और अध्यादेश के बारे में क्या पूछ सकता है? अध्यादेश की अवधि। देखो, अध्यादेश की अवधि जो होती है वो अधिकतम 6 माह हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच में कितना अंतर हो सकता है? अधिकतम 6 माह हो सकता है। क्लियर? तो अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि जो है वो कितनी हो सकती है? 6 माह हो सकती है। और जब भी संसद का सत्र लगेगा, ध्यान रखना, जब भी संसद का सत्र लगेगा तो सत्र आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक अध्यादेश जो है प्रभाव में रहेगा। संसद सत्र आरंभ होने से लेकर 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश प्रभाव में रहेगा। उस अवधि में संसद द्वारा अध्यादेश को अनुमति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अध्यादेश प्रभाव में नहीं रहेगा। उस 6 माह के अंतर्गत इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई कानून लाना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो यह अध्यादेश स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? अब नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। पहले तो अध्यादेश होता क्या है कि जब संसद का
कोई किसी कानून की क्या हो, आवश्यकता हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्लियर? और वो जो कानून जिसकी आवश्यकता थी वो अध्यादेश के रूप में पूरे देश में लागू भी हो जाएगा। आगामी संसद सत्र में इस अध्यादेश पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। क्लियर है? यानी इसको संसद से अनुमत करवाना पड़ेगा, संसद से स्वीकृत करवाना पड़ेगा। ठीक है ना? अध्यादेश लागू रहने की अवधि तो अधिकतम तो कितना रह सकता है? अधिकतम आपसे पूछ ले तो अधिकतम रहता है 6 माह, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच में कितना गैप रह सकता है? 6 माह का गैप रह सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच में। और अध्यादेश जारी कब हो रहा है? जब संसद का सत्र होगा ही नहीं तभी जारी होता है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच में जब अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है तो अध्यादेश लागू रहने की अवधि भी अधिकतम कितनी होगी? 6 माह। और संसद सत्र आरंभ होने पर 6 सप्ताह तक, ये ध्यान रखिएगा। सत्र आरंभ हो गया, संसद का सत्र आरंभ हो गया और संसद का सत्र आरंभ होने के बाद वो अध्यादेश कब तक प्रभाव में रहेगा? 6 सप्ताह तक वो प्रभाव में रहेगा, इसके बाद नहीं। इस अवधि के अंतर्गत संसद द्वारा उस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी कानून को लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाया जाता तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। क्लियर हो गई चीज? नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को लेकर, उसकी कूटनीतिक शक्तियों को लेकर, उसकी सैन्य शक्तियों को लेकर। एक और रहती है विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो पूछ ली जाती है, और वो क्या है? छोटी सी है, देखिएगा। अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन
आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्योग्यता का क्या करता है, निर्धारण करता है। क्लियर है, ये एक विधायी शक्तियां यहाँ पे आपके कंप्लीट होती है। इसके बाद देखिए छोटी छोटी है, फटाफट लिख लीजिएगा, कूटनीतिक शक्तियाँ। अब ये कूटनीतिक शक्तियाँ क्या होती है, कूटनीतिक शक्तियों का मतलब होता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हैं, जितने भी दूसरे देशों के साथ करार किए जाते हैं, संधि की जाती है, समझौते किए जाते हैं, वो सब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही संपन्न माने जाते हैं। एक बात। दूसरा कि विदेशों के अंतर्गत जो राजदूतों की नियुक्ति होती है, उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है, वो भी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। क्लियर है, सिंपल सी दो बातें हैं, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते, या इसकी जगह आपको शब्द मिल जाए करार, पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, राजदूतों की राजदूतों या व उच्चायुक्तों की, पद दोनों एक जैसे ही हैं। अब राजदूत और उच्चायुक्त पद दोनों एक जैसे हैं, दोनों की नियुक्ति विदेशों के अंतर्गत होती है। जो विदेशों में रहकर भारतीय देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो राजदूत या उच्चायुक्त कहलाते हैं। ठीक है, अब राजदूत और उच्चायुक्त का पद नाम का क्या है भाई, देखिएगा। राजदूत उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे थे। और उच्चायुक्त वहां नियुक्त होते हैं कि जो देश ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। वहाँ पे किन की नियुक्ति करता है, वो उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। और जो देश ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे थे वहाँ पे किसकी नियुक्ति करता है, वो राजदूतों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गई चीज़, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं इसकी अगली शक्ति, सैन्य शक्ति की तरफ।
हो गया, आगे चलिए। अब देखिएगा, वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों के बारे में क्या है भाई, देखिएगा। सबसे पहला काम, वित्तीय शक्तियाँ यानी धन विधेयकों को लेकर जो बजट रखा जाता है, वो प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष का आय और व्यय का विवरण दिया जाता है। वो विवरण कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर लोकसभा में रखे जाते हैं। तो वित्तीय शक्तियों के अंदर पहला क्या कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष क्या करता है, संसद में आय और व्यय का बजट प्रस्तुत करवाता है। यानी धन विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होगी, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के मिलने के पश्चात ही वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा और वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या है, जरा देखिएगा। और वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत अपन को पढ़ने को मिलता है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं एक बार फिर। और देश की आकस्मिक निधि, जिसका उल्लेख किसमें है, 267 के अंदर, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। देखो, भारत में दो प्रकार की निधियां हैं। एक अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है, जिसको संचित निधि, भारत की संचित निधि, जितने भी पदाधिकारी उनको सबको वेतन भत्ते जो भी दिए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के, वो संचित निधि से मिलते हैं। जबकि ये आपात स्थिति में काम आती है और आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद 267 के तहत जिस आकस्मिक निधि का उल्लेख मिलता है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। जबकि भारत की संचित निधि, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 266 में वर्णित है। और भारत की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है मित्रों? भारत की संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जब संसद बढ़ाऊंगा तब उसके अंदर अपन वित्तीय शक्तियों के अंदर एक लाइन लिखेंगे कि देश के वित्त पर संसद का नियंत्रण होता है। अर्थात उसकी अनुमति के बिना 1 रुपया भी भारत की संचित निधि से खर्च नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गई? तो ये आपके राष्ट्रपति की क्या हो जाएंगी? वित्तीय शक्तियां हो जाएंगी। इसके बाद एक सैन्य शक्तियां रहती है। तो देखिए, छोटी सी है सैन्य शक्ति। क्या है सैन्य शक्तियों के अंदर? आप इतना सा ध्यान रखें कि वह यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान
सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। साथ ही वह तीनों सेनाओं, जल थल और वायु, तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी करता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है, सुप्रीम कमांडर जिसको कहते हैं, और साथ ही वह तीनों सेनाओं की प्रमुख की नियुक्ति भी करता है। तो ये इसकी सैन्य शक्तियाँ हो गई, ये इसकी वित्तीय शक्तियाँ हो गई। फिर सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत अंतिम शक्ति रहती है न्यायिक शक्तियों को लेकर क्या क्या बिंदु बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं न्यायिक शक्तियों को लेकर। देखो, न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जिसके अनुसार वह किसी व्यक्ति की सजा को, शब्दों पे गौर कीजिएगा, जो शब्द अब लिखने जा रहा हूं, किसी सजा को क्षमा, निलंबित, या वर्ड पूरा लिख दें, निलंबन, लघुकरण, या परिहार कर सकता है। इन चारों शब्दों के मतलब समझिएगा, और कुछ इतनी डिफिकल्टी नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिए वीडियो को। क्या है क्षमा, क्या है निलंबन, क्या है लघुकरण, क्या है परिहार। देखो छोटी छोटी चीज़ें। क्षमा का मतलब तो देखो क्या हो गया, क्षमा का मतलब ये हो गया किसी व्यक्ति को न्यायालय ने सजा दी, और राष्ट्रपति के पास जब इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र या आता है तो राष्ट्रपति उस पर विचार करता है, संज्ञान लेता है, और उसके पश्चात उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर देता है। एक तरीके से क्षमा देना मतलब व्यक्ति को दोष मुक्त साबित कर देने के बराबर होता है, यानी उस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया ही नहीं है, वो तो होती है क्या, क्षमा।
ठीक है। निलंबन का मतलब उसकी सजा को कुछ देर के लिए टाल देना, निलंबन हो गया, वह यानी वापस उस पर क्या की जाए, चर्चा विचार की जाए। लघुकरण का मतलब होता है उसकी सजा को क्या कर दो, कम कर दो। सजा को कम करने का मतलब है 1 वर्ष की सजा जैसे मिली है, 1 वर्ष की सजा उसको मिली है, यानी लघुकरण का मतलब जो सजा की प्रकृति है, सजा की प्रकृति है, यानी उसको जेल मिली है या कुछ ऐसा हुआ है जो सजा की प्रकृति, उस प्रकृति में बिना बदलाव के उसको कम करना, यानी 1 वर्ष का अगर कारावास उसको मिला है तो 1 वर्ष के स्थान पर उसको 6 वर्ष कर देना, यानी सजा में कम करना। और एक होता है परिहार। परिहार का मतलब होता है सजा की प्रकृति बदलना। जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास मिला है तो कठोर कारावास के अंतर्गत के स्थान पर उसको क्या दे देना, साधारण कारावास दे देना। ये 4 वर्ड ध्यान रखना, आपको इनके मतलब पूछ सकता है, क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्षमा का मतलब पूरी तरीके से माफ कर देना, निलंबन का मतलब सजा को आगे बढ़ा देना, लघुकरण का मतलब सजा की प्रकृति को बदले बिना उसको कम करना, और परिहार का मतलब सजा की प्रकृति को बदल देना, अर्थात कठोर कारावास के स्थान पर क्या दे देना, साधारण कारावास दे देना। क्लियर है? आगे ध्यान करिएगा, इनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। क्लियर हो गई चीज? इसके अलावा और क्या क्या न्यायिक शक्तियां हैं? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि वह किसी सार्वजनिक कल्याण के मुद्दे पर अथवा विधि संबंधी किसी प्रश्न पर, विधि संबंधी किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, किंतु यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात, आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए तथा प्राप्त परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है।
ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी होता है, सेम है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी अनुच्छेद 143 का ही यही है। क्या है? और ध्यान रखना, एक चीज़ और कह दूं, पिछली रीट जो 2018 के अंदर संपन्न हुई थी उसके अंदर यहाँ से ही सवाल निकला था कि अनुच्छेद 143 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही कथन है, तो वहाँ पे कथन लिख दिए गए थे। और एक कथन ये भी था, तो कथन देखो क्या होगा कि मान लीजिए किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मैंने परामर्श मांगा राष्ट्रपति होने के तौर पर, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे परामर्श दे। क्लियर? परामर्श देने के लिए वो बाध्य नहीं है। और मान लो उसने परामर्श दे दिया, तो प्राप्त परामर्श को मैं मानूं या नहीं मानूं, ये मेरी इच्छा, यानी दोनों ही बाध्य नहीं होंगे, ध्यान रखना। लेकिन एक कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय तो बाध्य हो जाएगा। वो कंडीशन कौन सी है? फटाफट इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। वो कंडीशन लिखवाता हूं जहां पे सर्वोच्च न्यायालय को तो देना ही पड़ेगा परामर्श, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। संविधान लागू होने से पूर्व किसी विषय से जुड़े विधि संबंधी प्रश्न पर परामर्श जब मांगा जाता है, परामर्श मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना ही होता है। किंतु परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। क्लियर हो गई? ये आपके हो जाएंगी न्यायिक शक्तियां कंप्लीट। क्लियर? फिर से अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है, जिसके तहत वो क्या कर सकता है, जिसके तहत वह किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, निलंबन कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इनका प्रयोग, न्यायिक शक्तियों का प्रयोग जो है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श पर करेगा। और कब करेगा, वो परिस्थितियाँ कौन सी है? परिस्थितियाँ नंबर 1, यदि जो क्षमा वाला चीज़ थी अनुच्छेद 72 वाली, वो भी लिख लेते हैं फटाफट। वहीं पे नीचे नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 72 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग वह तब करता है जब सैन्य न्यायालय द्वारा
दंडादेश दे दिया हो, दंड का आदेश दे दिया हो, या संघ की कार्यपालिकाई शक्ति के विस्तार के संबंध में हो, या फिर मृत्युदंड सुनाने पर। एक चीज और नोट डाल के, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय पर न्यायपालिका में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका द्वारा क्या किया जा सकता है, ध्यान रखना, पुनर्विचार किया जा सकता है। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, आपकी सामान्यकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति की रहती है वो समाप्त होती है। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत अपन ने कार्यपालिकाई शक्तियों को देखा, अपन ने उसकी विधायी शक्तियों को देखा, वित्तीय शक्तियों को देखा, न्यायिक शक्तियां देखी, कूटनीतिक शक्तियां देखी, सैन्य शक्तियां देखी। और इसी के साथ आपकी राष्ट्रपति की शक्तियों का एक टॉपिक कौन सा, ए, जो कि सामान्यकालीन शक्तियों को लेकर था, सामान्यकालीन शक्तियां, वो समाप्त होता है। कल के वीडियो के अंतर्गत अपन आपातकालीन शक्तियों को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन तक की लेकर राष्ट्रपतियों की सूची भी आपको दी जाएगी। किसके संबंध में कौन सी विशेष बात है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी बाय धीरज शर्मा के ऊपर। धन्यवाद।